पहला वर्ड जो आज हम डिस्कस करेंगे वो सस्टेन है, अपने आप में एक वर्ब है। दो जगह सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, जब कोई भी चीज आपकी सस्टेन करती है तो पहला मतलब उसका झेलना होता है। एग्जाम्पल आप जरा ध्यान से देखिए, एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। जब ये सीम्स टू वर्ड लिखा आता है ना, तो इसका मतलब उसको देखकर प्रतीत होता है। कई बार कहते हैं ना, मुझे देखकर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा देखकर प्रतीत होता है, तो उसमें सीम, अपीयर, लुक जैसे शब्द आते हैं। मुझे आप बड़े दुखी नजर आते हो, यू सीम टू बी यू सीम टू बी वॉरिड, यू सीम टू बी सैड, यू अपीयर टू बी सैड, यू लुक सैड। कैसा दिखता है, कैसा प्रतीत होता है, कैसा महसूस होता है, उस सीम अपीयर से दिखाते हैं। तो यहां पे देखिए, ही सीम्स टू फाइंड इट डिफिकल्ट, उसको देख के लगता है कि उसके लिए बड़ी दिक्कत वाली चीज है क्या, तो सस्टेन मतलब झेलना। क्या, रिलेशनशिप्स विद वीमन, जैसे वीमेन इसको पढ़ना चाहिए। मतलब उसको देख के ऐसा लगता है कि वो महिलाओं के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, ऐसा देखकर उसको प्रतीत होता है। अब ऐसे और भी शब्द हैं जो इसी तरीके को दिखाते हैं, जैसे कि एंड्योर, झेलना होता है। इसी से एक वर्ड निकला एंडोरेंस। अब एंडोरेंस पावर क्या होती है, जिसमें बर्दाश्त करने की क्षमता किसी व्यक्ति में हो। इसी सस्टेन को एक और तरीके से देखें तो वो होता है सस्टेनेबल। मैंने देखिए, मैंने क्या करा, सस्टेन के बाद मैंने अलग से एक शब्द बोला है, दैट्स एबल, सस्टेनेबल। और जो चीजें सस्टेनेबल होती हैं वो लंबा चलती हैं, टिकाऊ होती हैं। तो सस्टेनेबल, अभी पीछे ही मैं पिछले वीक में एक आइल्स का बच्चों को रीडिंग करवा रहा था, तो वहां पे सस्टेनेबल शब्द था कि सस्टेनेबल मेजर्स वर टेकन। तो बच्चों ने मेरे से पूछा, क्वेश्चन में था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, तो उन्होंने पूछा सर सस्टेनेबल क्या होता है, तो मैंने बताया कि ऐसे कदम उठाए गए जो लंबे हैं, टिकाऊ हैं। तो सस्टेनेबल इज अगेन आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या है, एक ऐसी ग्रोथ जो लंबी चलेगी। तो जो चीजें टिकाऊ होती है, लंबा चलने वाली होती है, दे आर कॉल्ड सस्टेनेबल, मददगार होती हैं वो चीजें। तो इसलिए सस्टेन के सिनोनिम्स में हेल्प, असिस्ट, ये दोनों वर्ड आएंगे, हेल्प एंड असिस्ट। वैसे हिंदी से देखें तो हेल्प का मतलब बहुत आसान सा है कि मदद करना, पर बच्चों हेल्प शब्द को हम ठीक से यूज ही नहीं कर पाते इंग्लिश में। इसी शब्द का प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब हम किसी भी चीज के एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी चीज के फायदों को बता रहे, तो हेल्प से बताना चाहिए। आप सोचोगे एडवांटेजेस हेल्प से बता सकते हैं, बिल्कुल बेटा, इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो मुझे ये कहना पड़े कि फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं, फिर मुझे बताना पड़े इसका फायदा क्या है, तो देखिए मैंने कैसे लिखा, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स पीपल स्टे एक्टिव एंड फिट। न्यूज़पेपर रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा रीडिंग न्यूज़पेपर हेल्प्स पीपल स्टे अपडेटेड। तो अब हेल्प का मतलब क्या है, कि मैं उसका फायदा बता रहा हूं कि भाई ये मदद करता है लोगों की अपडेट रहने में। तो हमें ये चीज आनी चाहिए बेटा कि किसी भी चीज के एडवांटेजेस कैसे बताते हैं, ये राइटिंग में, स्पीकिंग में, हर जगह काम आने वाला। तो हेल्प का मतलब ये मत सोचिए किसी की मदद करना हेल्प होता है। हेल्प तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने मैसेज को देने में हेल्प का बहुत 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 ज्यादा यूज होता है। असिस्ट, मदद करना होता है। इसी से एक वर्ड निकला है असिस्टेंट, मदद करने वाला। आगे की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट वर्ड सफर होता है। सफर का मतलब कोई भी चीज को झेलना होता है। जैसे मैंने कहा था सस्टेन इंजरीज, ऐसे मैं कहता हूं सफर। सफर माने भी झेलना, पर याद रखेंगे जब सफर का मतलब किसी बीमारी या शरीर की समस्या को झेलेंगे, तो वहां पे फिर सफर के बाद फ्रॉम लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए कि सफर अपने साथ फ्रॉम लेता भी है और नहीं भी लेता है। अब मुझे देखिए, मैंने कहा मुझे लॉस हुआ, और मैं इस लॉस वाली बात को सफर से बताना चाहूं, तो इस बार ऋषभ मैं इसमें फ्रॉम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लॉस
कोई शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने कहा मेरे को बुखार हुआ, ये शरीर का हेल्थ इश्यू है, यहां फ्रॉम आएगा। तो सफर में कब फ्रॉम आता है, कब नहीं आता, एवरीबडी मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। हर किसी को पता होना चाहिए। आई एम सफरिंग फीवर, रॉन्ग सेंटेंस, मीन्स इनकरेक्ट सेंटेंस। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर इज अ करेक्ट सेंटेंस। आगे देखिए, आई सफर्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस। लास्ट ईयर आई सफर्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस, not a right sentence at all, because loss is not the health issue at all. So right sentence going to be, I suffered a great loss last year. तो कब फ्रॉम आएगा, कब नहीं आएगा, क्या हर क्लास में बैठे ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चों को क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट सर। आगे की तरफ आइए, अंडरगो। ये शब्द का प्रयोग हम तब तब करते हैं जब हम किसी भी चीज में से होके गुजरने की बात करते हैं, जैसे अंडरगो अ सर्जरी। ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होती हैं, इनमें हम अंडरगो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। शी हैज अंडरगॉन 5 to 6 सर्जरीज सो फार। अब तक उसकी 5 से 6 सर्जरीज हो चुकी हैं। अक्सर मैं कहता हूं किसी भी भाषा को बोलते वक्त कॉन्फिडेंस एक ये भी चीज देती है कि आपके पास राइट वर्ड्स हैं बात को कहने के। आप बोलोगे तो आपको अंदर से फील होता है यार कि यस, आई एम स्पीकिंग विद द राइट वर्ड्स, and that particular thought makes you very confident while talking, क्योंकि लगता है कि मैं जानता हूं। ये अंडरगो होता है। इसी अंडरगो का प्रयोग जब तब भी आता है जब ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। द सिटी हैज अंडरगॉन अ ग्रेट, या फिर द सिटी हैज अंडरगॉन अ लॉट ऑफ चेंजेस। ये शहर बहुत सारे बदलाव देख चुका है। तो अंडरगो का मतलब होता है किसी भी चीज में से होके गुजरना। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो डिके शब्द देखने को मिलता है, जिसका मतलब गलने सड़ने से है। तो देखो, एक झेल गया और एक डिके कर गया। जैसे आपने सुना हो तो एक वर्ड बहुत यूज होता है इंग्लिश में, टूथ डिके, दांत में कीड़ा लग गया। तो दांत में जब कीड़ा लगता है तो उसको बोलते हैं टूथ डिके। डिके का मतलब बेटा गलना सड़ना होता है। क्या इस क्लास में बैठे सब बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन सबको ये वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ? एवरीबडी, दैट्स। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, पेरिक। बच्चों, ये जो पेरिक शब्द होता है, पेरिक शब्द को अक्सर एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं, एक इडम की तरह यूज करते हैं और बोलते हैं बेटा अ पेरिक विक्ट्री। देखिए, अ पेरिक और फिर यहां पे विक्ट्री, अ पेरिक विक्ट्री जोड़कर बोलते हैं। कैसी जीत होती है? विक्ट्री तो जीत को दिखाते ना। कैसी जीत होती है? एक ऐसी जीत जिसमें आपने पाया कम है और गवाया ज्यादा है। जिसमें आपने पाया कम है और गवाया ज्यादा है। अशोका के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे इंग्लिश में, सॉरी, किताबों में पढ़ने को मिलता है कि जब वो कलिंगा का युद्ध हुआ और उन्होंने देखा लास्ट में कि यार एक राज्य को पाने के लिए इतने सारे लोगों की हत्या कर दी गई, इतने सारे लोग मारे गए, क्या है ये राज्य और इतने लोगों की हत्या। तो उनको लगा कि ये जो जीत है वो इन हत्याओं के सामने कुछ भी नहीं है। ये लाइफ लॉस जो हुआ है उससे कई गुना बड़ा है। तो जब आपको ऐसा महसूस होता है ना कि हम जीते हैं पर वो जीत कुछ मायने नहीं रख रही, खास नहीं है, तो ऐसी जीत को हम पिरिक विक्ट्री कहते हैं, जो व्यर्थ नजर आए, आपको लगे इसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। दैट्स कॉल्ड अ पिरिक विक्ट्री। आप सब कुछ गवाकर कुछ पा गए तो दैट्स अ पिरिक विक्ट्री। वो वर्थलेस है सर, कोई फायदे की चीज नहीं है। अब हर वो चीज जो आपको व्यर्थ नजर आएगी, जिससे लगता है कि यार कुछ भी नहीं है तो बेकार है, उसे आप पिरिक शब्द से दिखा सकते हैं। जैसे पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है, वर्थलेस। जब जब हम किसी चीज को वर्थलेस कह देंगे तो हम उसको कहेंगे कि किसी काम का नहीं है। दिस इज वर्थलेस। आप किसी भी चीज को कहते हैं बेकार है, कोई काम का नहीं, कुछ खास काम का नहीं, कुछ खास अच्छा नहीं है, कुछ खास अच्छा नहीं है, कुछ खास काम का नहीं है, इट्स वर्थलेस।
इट्स वर्थलेस, इसका मतलब होगा। थोड़ा सा और डीप आइए, आगे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, जिसका नेचर विनाशकारी हो। जैसे तूफान आते हैं, युद्ध होता है, वो डिस्ट्रक्टिव होता है। कुछ लोगों के आइडियाज दो तरीके के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली गाइस। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव आइडियाज ऐसे होते हैं जो विनाशकारी होते हैं, जो विनाश फैलाते हैं। और कंस्ट्रक्टिव आइडियाज ऐसे होते हैं जो चीजों में समृद्धि लेके आते हैं, उसको और बेहतर बनाते हैं। वी हैड अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसका मतलब हमारा जो वार्तालाप रहा वो बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत लाभकारी। वी हैड अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। दिस इज क्वाइट डिस्ट्रक्टिव, तो उसका मतलब क्या है, विनाशकारी है। तो विनाशकारी चीजें डिस्ट्रक्टिव होती हैं, एवरीबॉडी। दैट्स गुड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखेंगे तो डैमेजिंग, वही, ये तो आसान वर्ड है, नुकसान पहुंचाने वाला। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुत कीमती। कई बार होता है ना, किसी से आप मिले, उसने अपना टाइम दिया, अब जब चलने लगे तो आपको लगा यार आपने मुझे टाइम दिया, सच में मैं इसके लिए बड़ा ग्रेटफुल हूं। तो उसमें कहते हैं थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। लोगों की सलाह कई बार आपको लगती है कि यार इस व्यक्ति से सलाह मिली है, मैं इसके लिए बड़ा आभार फील कर रहा हूं, तो उसमें कहते हैं थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। तो आपकी कीमती सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल टाइम। ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चों को आज के सारे वर्ड ये वाले भी समझ में आए? दैट्स गुड बेटा। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अगला वर्ड हमारे आता है सेटरनाइन। गाइस, सेटरनाइन का मतलब होता है किसी भी चीज में गंभीरता देखने को मिलती है, उसमें बहुत ज्यादा गंभीरता फील हो रही है आपको। गंभीरता कैसे? जैसे कई बार होता है, जैसे स्माइल को देखो, हिज स्माइल बिकेम सेटरनाइन। मतलब कई बार होता है ना, स्माइल होती है जैसे हंस रहा है, और हंसते हंसते एकदम से ऐसा लगता है देख के यार इसको कुछ अब हो गया, इसने कुछ ऐसा महसूस कर लिया है जो मतलब अच्छा नहीं है, उसमें एकदम से वो गंभीर हो जाता है। फिल्मों में दिखाया है, पुरानी फिल्मों में, वो जो भी है व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा है, अरे बस बन गई बात। फिर एकदम से जिस व्यक्ति को फंसा के आया था वो एकदम से सामने आके बैठ गया, तो उसकी स्माइल में एकदम से दिखता है ये कहां से आ गया यार। ऐसे फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा, वो सेटरनाइन हो जाता है। गंभीरता जिसमें आ जाए, तो खतरा जिसमें महसूस हो रहा हो, दिक्कत जिसमें फील हो रही है, वो सेटरनाइन होता है। अब और शब्द देखिए जो इसी तरीके लगे। जैसे पहला वर्ड आता है थ्रेटनिंग। गैस, थ्रेटनिंग शब्द जो निकला वो थ्रेटन से निकला है, और थ्रेटन जो निकला वो थ्रेट से निकला है। और थ्रेट का मतलब धमकी होती है। और यहां एक ऐसा वर्ड है बेटा जो आपको स्पीकिंग में बहुत जरूर चाहिए, वो है पॉज अ थ्रेट। पॉज अ थ्रेट टू, किसी चीज के लिए खतरा साबित होना। दिस पॉजेज अ ग्रेट थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ पीपल। दिस पॉजेज अ ग्रेट, सर गाइस, दिस पॉजेज अ ग्रेट थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ पीपल। मतलब ये चीज लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही है। तो पॉज अ ग्रेट थ्रेट, ये कॉम्बिनेशन, इस कॉलोकेशन को याद कर लीजिए। ये राइटिंग में भी चाहिए, ये आपको स्पीकिंग में भी चाहिए, और एग्जाम्स का तो फेवरेट पॉइंट है कि थ्रेट पैदा करने के लिए राइट वर्ड कौन सा आता है, क्रिएट, पॉज, क्या? तो आप कहना पॉज अ थ्रेट, मतलब खतरा पैदा करना। तो पॉज अ थ्रेट टू, पॉज अ ग्रेट थ्रेट टू। अच्छा, आप यहां से और बात समझिए, जब इसी थ्रेट शब्द के साथ गाइस, जब इसी थ्रेट शब्द में ईएन लगाएंगे तो वर्ड बन जाएगा थ्रेटन। और ये वोकैब की एक बहुत सुंदर बात है, सुनने लायक है, कि जब जब हम किसी शब्द में ईएन जोड़ते हैं, या तो शुरू में या उसके लास्ट में, तो वो शब्द अपने आप में एक वर्ब बन जाता है। जो थ्रेट शब्द आपको अभी खतरा दिखा रहा था, अब जैसे ही ईएन लगा और थ्रेटन बना, तो अब उसका मतलब खतरा नहीं है, बल्कि उसका मतलब खतरा देना है, पैदा करना है, धमकी देना है। धमकी देने को भी थ्रेटन कहते हैं। ही थ्रेटन मी, उसने मुझे धमकी दी। डोंट थ्रेटन मी एट ऑल, मुझे धमकी मत देना।
हाँ, ऐसे बोलते हैं लोग, मुझे धमकी मत देना, डोंट थ्रेटन मी, डोंट ट्राई टू थ्रेटन मी। ये नॉर्मल वर्ड है, मैंने जो सुना है खूब फिल्मों में लोगों के मुंह से। आप भी बोलिए, उसको फील करिए। ये थ्रेटन शब्द का मतलब क्या है? डोंट थ्रेटन मी। सीरियस, गंभीरता को दिखाता है। आर यू सीरियस? जैसे कभी भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कह दे, कुछ भी ऐसा कह दे जिसको देखकर आपको बड़ा अजंबा हो रहा है, आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, यार मतलब ये जो कह रहा है सच में यार ऐसा है, मतलब सच में, ऐसे बोल, सच में, हिंदी में तो सच में, आर यू सीरियस, ये वाली बात, आर यू सीरियस। नेक्स्ट, सॉल्व। ये सॉल्व बहुत गंभीरता की सेंस में आता है सर। जब बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति चिंता में डूब जाता है ना, गंभीरता में आ जाता है, वो सॉल्व होता है। ग्रेव, ग्रेव कंडीशंस होती हैं बेटा, ये प्लीज आप याद रखना, ये वर्ड आपको बोलना चाहिए, ग्रेव कंडीशंस। ये ग्रेव कंडीशंस क्या होती हैं? ये ऐसी स्थितियां होती हैं जो बहुत गंभीर होती हैं, जिसमें हम कहते हैं बड़ी खतरनाक, बहुत बुरा दुख होता है जिसमें देखकर, जिसमें आपको देखकर दुख की फीलिंग होती है, वो ग्रेव कंडीशंस होती हैं। जैसे कहते हैं thousands are living in grave conditions in the war torn area। जहां पे युद्ध चल रहा है वहां पर बहुत सारे दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति, बड़ी खतरनाक स्थिति में जी रहे हैं। ग्रेव कंडीशंस, ग्रेव कंडीशंस, बहुत शानदार वर्ड है सर। आगे की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट ह्यूमरस होता है। ये कुछ ऐसा होता है जो आपको हंसाता है, हंसी पैदा करता है। तो हंसाने वाली चीजें ह्यूमरस होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेंटोरियन। इस शब्द का प्रयोग हम वॉइस में करते हैं बेटा, आवाज में करते हैं। स्टेंटोरियन वॉइस का मतलब होता है एक ऐसी आवाज जिसमें एक दहाड़ है, जिसमें एक दमखम है, उसे हम स्टेंटोरियन वॉइस कहते हैं। आपने कभी देखा हो तो उसमें होता है, जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें हमारे एक डीपी थे और उनका नाम था रणबीर। और सर उनके अंदर इतनी, मतलब उनकी आवाज इतनी कड़क थी, और एसएम हिंदू स्कूल था वो, 2 ही साल हम पढ़े। उनका एक नियम था, अगर किसी क्लास से आवाज आती दिख गई तो वो बच्चे को नहीं पूछते, पूरी क्लास को बाहर निकाला और सबको पीटते थे। और सर ऐसे हाथ पे डंडा नहीं, वो डंडा जब लगता था तो उसका निशान आता था, जान निकल जाए इतनी तेज डंडा मारते थे वो। बांस की एक वो छड़ी सी होती थी, उससे, बढ़िया वाला। और उस टाइम पे, उस दौरान पे, घर पे जाके हमारी हिम्मत नहीं होती थी बताने की क्या टीचर ने मारा है और मेरी गलती नहीं थी। मजाल नहीं कि बच्चा ही कहते मेरी गलती नहीं थी, बताते तो दो और लगते थे। वो दौर अलग था, पढ़ाई में कुछ और ही तरीके का था। और तो क्या होता है, मम्मी मैम ने ना सबके सामने मेरे को खड़ा होकर ना ऐसे बोल दिया, अच्छा बेटे मैं नेक्स्ट टाइम पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, फिर फोन करते हैं, मैम ये थोड़ा बुरा मान जाता है, प्लीज आप इसको है ना ऐसे मत बोला करो मैम। हमारे पास बच्चे पढ़ने आते ट्यूशन पे, पेरेंट्स आगे बताए क्या कहते हैं, सर हम आए थे ना, पूछने आते हैं बच्चे, सर हम आए थे ना, ये बताना मत उसको कि आज पूछने आए थे तेरे बारे में। इतना डरते हैं। कोई बताएंगे सर उसको ना इनडायरेक्ट वे में समझाना कि ऐसे मत किया करे, सर प्लीज उसको बताना मत कि मम्मी का फोन आया था। बच्चे नहीं डरते, पेरेंट्स डरते हैं बच्चों से, भाई वो रिएक्ट ना कर दे कहीं ऐसा। तो समय का वो परिवर्तन मैंने देखा उसमें। अब इसमें पॉइंट आ रहा है, तो उनकी आवाज ऐसी होती थी, वो क्या करते थे, वो एक वर्ड लाइन, जैसे वो विंग में घुसते थे बोलते थे बच्चे, ऐसे एक वर्ड बोलते बच्चे, उस पूरी उसमें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। मजाल नहीं कोई भाई हल्की सी आवाज किसी क्लास में से आ जाए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तो आवाज कैसी थी, वो बहुत बुलंद आवाज थी, एक बोलते थे पता नहीं दूर दूर तक जाती थी। स्टेंटोरियन वॉइस। स्टेंटन वॉइस, टू कीप एवरीवन इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब सबको व्यवस्थित रखने के लिए ऐसी आवाज का प्रयोग किया गया। तो जिसमें दहाड़ है, चीख है, दमखम है, वो स्टेंटोरियन है। थंडरस, गरजता हुआ। थंडर होता, वो जो थंडर स्ट्रोम होता है, बिजली गिरती है, थंडरस। रॉरिंग, जैसे एक लायन क्या करता है, शेर क्या करता है, रॉर करता है, दहाड़ता है। पावरफुल, बहुत दमदार। हम्बल,
ये हम्बल का मतलब विनर में होता है। अब मैं स्पीकिंग को लेके एक वर्ड बताता हूं, देखो, इट्स माई रिक्वेस्ट, हम ऐसे बोलते हैं, इट्स माई रिक्वेस्ट। एक ये देखिए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। अब प्रार्थना शब्द को और थोड़ा पोलाइट होके बोलना है, और थोड़ा डीप अच्छे से फील करवा के बोलना है, तो उसमें हम्बल रिक्वेस्ट बोल दिया। तो ये वर्ड कोलोकेशन होता है सर, इससे भाषा में वोकेबलरी डलती है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, तो उसमें दो लोग चाहिए, पढ़ाने वाले को खुद आता हो, वो एक्चुअल में जानता हो, तभी वो बता पाएगा, और पढ़ने वालों को टारगेट मिले, राइट नोट्स मिले, तब वो सीख पाएंगे। तो उसमें दो लोगों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो सिखा रहा है और जो सीख रहे हैं, दोनों में अच्छे से कला आनी चाहिए। उसमें अंदर भूख होनी चाहिए सीखने की, और सिखाने वाले में कला होनी चाहिए सिखाने की, नॉलेज होनी चाहिए सिखाने की। आगे की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आता है वो है स्टीजियन। ये स्टीजियन शब्द का प्रयोग हम डार्क के साथ बहुत यूज करते हैं। स्टीजियन डार्क, क्या होता है स्टीजियन डार्क? जब भी कभी है ना, आपने कभी सुना है कि एक ऐसा अंधेरा होता है जो बिल्कुल गुप्त होता है, जिसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा अंधेरा कि जिसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, वो स्टीजियन डार्क होता है। जहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको स्टीजियन डार्क कहते हैं, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, स्टीजियन, दैट्स कॉल्ड स्टीजियन डार्क। तो डर पैदा कर दे। अब डर को होता है फियर, और डर पैदा करने वाला फियरसम। फ्राइटन, थ्रेटन की तरफ फ्राइटन डराना होता है, फ्राइटनिंग डर पैदा करने वाला। और आगे आइए बेटा, टेरिफाई डराना होता है, टेरिफाइंग डराने वाला। और गाइस, सूदिंग का मतलब होता है जो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स करता हो, जैसे सूदिंग म्यूजिक, संगीत कैसा है, बहुत शांत करने वाला। सूदिंग वर्ड्स होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको सुनने के बाद मन बड़ा शांत होता है। मसाज जो बॉडी की होती है वो भी सूदिंग कही जाती है। अभी सूदिंग शब्द कहां से निकला है? सूद से निकला है। अब जैसे कहते हैं इट सूट्स माय माइंड, ये मेरे दिमाग को शांत करता है। सूद से सूदिंग निकला है, फंटेस्टिक वर्ड, आना चाहिए बोलना। सूद, अनवाइंड, और कितनी लिस्ट बोलूं, ये सारे वर्ड अलग अलग सिचुएशन में बोलेंगे, इनके राइट नोट्स होकर इनको बोलना, दिस इज व्हाट वी नीड अगर अच्छी स्पीकिंग चाहिए तो। सूद वर्ड समझ में आया क्या एवरीबॉडी? दैट्स गुड बेटे। थेस्पियन ये कुछ खास वर्ड नहीं है, स्टेज से जुड़ा होता है, स्टेज्ड जो मंच होता है, ड्रामा जो मंच पे किया जाता है, और थिएटर से जुड़ा थिएट्रिकल, ये सब स्टेज से, नाटक से जुड़ा होता है, कुछ खास वर्ड नहीं है। आगे बढ़ेंगे सर इससे तो। टाइटैनिक, इस नाम की तो एक शिप भी थी जो डूब गई थी, है ना जी? पर टाइटैनिक का नाम टाइटैनिक क्यों पड़ा? क्योंकि वो अपने समय का सबसे बड़ा शिप था, और जो चीज साइज में बहुत बड़ी होती है, आकार में जो चीज बहुत बड़ी होती है, उसको टाइटैनिक कहते हैं। तो टाइटैनिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, जिसे हमने बोला मैसिव। जैसे कई बार हम कहते हैं मैसिव डिस्ट्रक्शन, अब देखो ये कोलोकेशन है, ये आना चाहिए तुम्हें स्पीकिंग राइटिंग के लिए। मैसिव डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही होती है बेटा, मैसिव डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बहुत बड़ी तबाही। आप चेक करके देखेंगे जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें क्या किया जा रहा है सर? बम गिराए जा रहे हैं, तोप से हमले किए जा रहे हैं, क्या कर रहा है वो? मैसिव डिस्ट्रक्शन कर रहा है। तो वी कैन सी मैसिव डिस्ट्रक्शन इन दीज कंट्रीज, मैसिव डिस्ट्रक्शन, मैसिव का मतलब बहुत। ऐसे ही बेटा मैसिव इंप्रूवमेंट होता है, कि इंप्रूवमेंट है पर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, बनाने चाहिए निशा जी। कोलोसल, कोलोसल का मतलब बहुत बड़ा, जैसे कोलोसल स्टैच्यू होता है। अब द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत में बना है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू है,
तो क्या बोलेंगे, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, इज कॉलोसल। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज कॉलोसल। वैसे मैं आपको बोलूं यहां पर, तो जब वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा था, तो उसमें पता चल रहा था भाई अलग अलग किसान जो लोग हैं, उनके यहाँ पे जो औजार खेतों में यूज करते हैं खराब पड़े हैं। लोगों ने जा जाके, टीम गई उनसे कलेक्ट करे, उन औजारों को लेके आए, उसको पहले एक चर्चा का विषय बनाया। तो मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि यार इसको बनाने से क्या होगा, ये जो बनाया जा रहा है इससे होगा क्या। वो बन गया, बनने के बाद उसमें देखा कि उसकी यूनिकनेस देखी, उसके अंदर लोग चले जाएंगे, उसके अंदर बिल्डिंग है, लिफ्ट्स लगी हैं, इतना बड़ा है। तो अब पता चला कि वो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है। वो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है, और उस पर्टिकुलर एरिया का जीडीपी मतलब बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रीजन क्या है, केवल वो एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। इतनी पब्लिक वहां पे जाती है कि वहां पे लैक्स ऑफ जॉब्स आ गई हैं उसकी वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे देखते देखते कई गुना बढ़ गया है। तो वो बात मुझे देख के मुझे लगा यार, ये विजन बहुत गहरा था, बहुत डीप विजन था ये, कि यार इसमें वो सब कुछ सोचा गया था कि ऐसा कुछ करेंगे तो ये होगा, इससे ये चीजें मिलेंगी। तो वो कॉलोसल, जाइगेंटिक भी बहुत बड़ा होता है, जाइगेंटिक स्टैचू कहते हैं। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा। अच्छा ध्यान से सुनना, ह्यूज बर्ड कभी भी ऐसे बड़े को नहीं कहते। ह्यूज बर्ड ऐसे बड़ा होता है जो दूर दूर तक फैला हुआ है। जैसे एमडीयू हैज अ ह्यूज कैंपस, तो एमडीयू का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है। तो दूर दूर तक जो चीजें फैली हुई हैं उसको ह्यूज कहते हैं। ह्यूज पार्क्स, देखा आपने मैंने क्या बोला, ह्यूज पार्क्स। तो पार्क्स कैसे हैं, दूर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े पार्क्स हैं। हम बोलते हैं ना बिग पार्क्स, हमारा काम इसी से चल जाता है, बड़े पार्क्स कहने बिग पार्क्स। ओह बन की बात। ये बिग बड़ी हमारा है ना, बड़े के सेंस में हमारा जहां भी आ रहा है बिग आ रहा है। बड़ा भाई बिग ब्रदर, बड़ा पार्क बिग पार्क, बड़ी अचीवमेंट बिग अचीवमेंट। देख लो, आप पूछो अपने आप से, 99% हर सिचुएशन में बिग ही निकल रहा है। बड़ा कहते आते दिमाग में क्या बिग। पर होना क्या चाहिए सर, ह्यूज, एक्सटेंसिव, इमेंस, एक्सट्रीमली, सिग्निफिकेंटली। यू मस्ट हैव अ लिस्ट जो अलग अलग सिचुएशन में आएगी। सर क्लियर और नॉट।